हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की यह क्लास 10वीं क्लास के लिए है। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को दो घात समीकरण के बारे में बताएंगे। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले हम बताएंगे क्या द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है। इससे पहले हम आप लोगों को बहुपद बताया गया। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को बहुपद का जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो पूरी कॉन्सेप्ट है, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो आप लोग वहां से जा करके देख करके बहुपद को सीख सकते हैं। तो देखिए, बहुपद को आपने सीखा है, वहां पर हमने दो घात बहुपद भी बताया था। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, दो घात समीकरण है। ये क्या है, इस हमारे जो 10वीं क्लासेस में एक पाठ के रूप में आया हुआ है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या क्या होता है आपको इसको बता दें। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको पहचाना जाता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके पूछा जाता है कि शून्य क्या है या कहा जाता है इसमें मूल क्या होते हैं, इसके मूल्य क्या है, या इसमें कह दिया जाता है कि इसको जो एक सूत्र होता है, द्विघात सूत्र होता है, उसकी सहायता से विविक्तीकर आते हैं। तो ये सबको बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, द्विघात समीकरण में सबसे पहले क्या होता है, पहले इसको समझेंगे क्या होता है। जैसे इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, बहुपद। तो बहुपद में आपने सब कुछ सीखा है। वहाँ पर हमने अधिकतम घात यानी जो सब कुछ बताया था, वहाँ पर सब कुछ क्लियर है क्या कि एक चर बहुपद क्या है, दो पद बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद या एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती सब बहुपद बताया गया है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, जो द्विघात समीकरण, इसमें सबसे पहले बात आई क्या, द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो या जिसकी उच्च घात क्या हो, दो हो। कितनी हो, दो। तो वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अब द्विघात बहुपद हो गया, यहाँ तो आप लोग समझ गए। लेकिन हमको बात क्या है, द्विघात समीकरण की। तो अब देखिए, द्विघात समीकरण की अभी इसमें क्या हमने पढ़ा कि जो द्विघात बहुपद होता है इसकी अधिकतम घात क्या होती है, दो होती है। दो होती है, तो उसको यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है क्या, द्विघात समीकरण क्या है। तो जो कोई अगर द्विघात बहुपद है, यदि उसको शून्य के तुल्य कर दिया जाए या शून्य के बराबर कर दिया जाए, तो वो जो समीकरण बनता है वही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण बनता है। यदि कोई द्विघात समीकरण है, जैसे हमने उसका जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप ले लेते हैं क्या, ax² + bx + c। इसको क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो यहाँ पर इसको अगर कहोगे तो द्विघात बहुपद है। अब इसी को क्या, 0 के बराबर कर दिया जाए यानी शून्य के तुल्य कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो द्विघात बहुपद था अभी तक, जो इससे पहले था ax² + bx + c। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये दो घात समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण। अब हमने इससे पहले आपको और बताया है कि जितनी घात बहुपद उतने ही उसके मूल, या कह सकते हैं उतने ही उसके शून्य। जैसे यहाँ पर दो घात बहुपद है तो यहाँ पर x के दो मान आएंगे, यानी x के दो मान यानी क्या, x जो ये समीकरण इसके दो शून्य आएंगे या दो मूल आएंगे, ऐसा आप लोग इसको कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पर विचार करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर कहा जाता है कि जब ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये क्या होता है, ये दो घात समीकरण है या ये दो घात बहुपद है। क्योंकि अगर 0 से गुणा होगा तो ये शून्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या, bx + c, जो कि क्या, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या, अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, ये सीधे यहाँ पर ये दो घात समीकरण हो जाएगा। और साथ में जो यहाँ पर a, b और c है, ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, रियल नंबर। क्या, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। दो घात समीकरण के लिए क्या क्या कंडीशन है, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर होना चाहिए। और साथ में जो a, b और c है क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं में आप लोगों को, जैसे आप लोगों को पहले बताया गया है, जो x है क्या है, ये चर है। x यहाँ पर क्या, किसका काम करेगा, चर के लिए। और बाकी यहाँ पर a, b, c जो है ये क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर अचर का काम करेंगे। किसका, अचर का काम। यानी ये क्या है, इसका जो मान है, यानी कि जो a, b और c है, ये क्या, x पर निर्भर नहीं करेगा, x पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि दो घात समीकरण, दो घात बहुपद क्या होता है, जिसपे अधिकतम घात दो हो, क्या, दो घात बहुपद होते हैं। तो इसका जो मानक रूप हमने इसके लिए ax² + bx + c, तो ये क्या हो जाएगा, दो घात बहुपद। अब समीकरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दो घात बहुपद है उसको शून्य के बराबर कर देंगे या शून्य के तुल्य कर देंगे, तो हमारा क्या, दो घात समीकरण आ जाएगा। और जो दो घात समीकरण के नियम क्या है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो दो घात बहुपद नहीं होगा इस व्यापक समीकरण के लिए। तो यहाँ पर क्या, a डज नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर नहीं करना है। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया, a, b, c क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या के साथ यहाँ पर देखिए x का मान जो है चर
यहाँ पर एक्स चर राशि और यहाँ पर ए बी सी क्या है, अचर, इसका मान क्या होता है, एक्स पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, इसको हम एक उदाहरण द्वारा आपको बताएंगे। तो देखिए जैसे कह दिया जाए कोई एक कमरा है, क्या है, कोई एक कमरा कह दिया गया, उसकी जो लंबाई है, कमरा जो है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है। कमरे की जो लंबाई है, कमरे की लंबाई जो है और चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। कह दिया जाए यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो, वर्ग मीटर हो, तो लंबाई व चौड़ाई बताइए, लंबाई व चौड़ाई बताइए। अब देखिए हमने यहाँ पर एक इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाएंगे आपको। देखिए कमरे की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, कितना है, 2 गुने से एक अधिक है। तो कहा यदि फर्श का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो लंबाई व चौड़ाई बताइए। अब देखिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर ये कमरे के ये फर्श है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसकी जो लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब देखिए इसकी जो लंबाई है क्या है, वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक, लंबाई है चौड़ाई है, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पर क्या, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2, तो यहाँ पर मानेंगे चौड़ाई क्या है, एक्स है, और तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसके चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक हो जाएगी। अब क्या कहा है, इसका जो क्या 300 वर्ग मीटर हो तो लंबाई लंबाई व चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर, ये पूरा एरिया कितना है, 300 वर्ग मीटर का है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है, लंबाई व चौड़ाई बताइए। तो लंबाई व चौड़ाई बताना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए आयत जो यहाँ पर एक किस तरह का आयत बन गया ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर जो फर्श है क्या है, किस रूप में है, आयत के रूप में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 300, और लंबाई हमको क्या मिला, 2x + 1, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब चलिए देखिए 2x + 1 ये हो गया, 2x + 1। अब यहाँ पर चौड़ाई कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, 300 = 2x² + x। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2x² + x माइनस 300 = 0। तो यही हमारा क्या, ये देखिए ये 2 घात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से भी सीख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, और साथ में इसको एक्स का जो मान आएगा वहीं क्या करेगा, ये इसकी लंबाई को भी संतुष्ट करेगा, इसकी चौड़ाई को भी। अगर जो चौड़ाई आ गया तो एक्स का मान आ गया तो चौड़ाई आएगा, चौड़ाई आएगा तो इस पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लंबाई आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बता दिया गया है। तो यहाँ इसके आगे आप लोगों को हम इस पाठ्यक्रम में आपके जो क्वेश्चन है, हर टाइप के एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या बताना है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्ष को कुछ दूर तक हल करेंगे, सबको एक तरफ करेंगे। तो यदि उसके अधिकतम घात क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण है। नहीं है तो, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3, यही लिखा हुआ है। अब इस पक्ष को हल करेंगे और इस पक्ष को सबको एक तरफ करेंगे, फिर समान घात को जोड़े घटाएंगे, फिर उसके बाद बता देंगे कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab = यहाँ इसका गुणा 2x - 3 दूना 6। देखिए यदि आप लोगों को यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो हम ये सब जो फार्मूले हैं ये सबको अपने अगले वीडियो में बता चुके हैं, और इसका जो बहुपद का जो गुणनफल कैसे होता है या भागफल कैसे होता है, इसको सबको आप लोगों को सिखाया गया है। तो आप लोग हमारे वहाँ पर वीडियो में जा करके आप लोग देख करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² + 1, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2x = 2x - 6। अब इसको क्या करेंगे, ये जो इस पक्ष में इस तरफ है इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x - 2x। ये प्लस का था तो इस तरफ आएगा माइनस का, ये माइनस का तो इस तरफ आएगा तो क्या प्लस। अब इस तरफ क्या बचा, 0 बचा। अब 0 बचा तो इसको हल कर देखिए, ये प्लस का ये माइनस का क्या कट जाएगा। अब बचेगा क्या, x² + 6 = 7 = 0। ये देखिए यहाँ पर ये क्या, इसके अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए एक बात और कर सकते हो, जब इससे क्या जो व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, b = 0 है।
जीरो है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर ए का मान जो है वो शून्य हो जाएगा तो दो घात बहुपद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बी का मान शून्य है, इसलिए क्या है, ये दो घात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब ये पहले में क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे को हल करते हैं। दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, यही लिखा हुआ है। अब देखो इसको हल करना है, तो हल करने देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, इसका गुणनफल करना है, तो गुणा करना है तो गुणा करके लिखेंगे, फिर इसको इस तरफ लाएंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2। अब देखिए या एक बार x का गुणा पूरे में, फिर -2 को गुणा पूरे में, तो x का गुणा होगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, -2 गुणा -2x, यहाँ पर -2। अब ऐसे ही यहाँ पर अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस का 3x माइनस का 3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। देखिए x का गुणा क्या यहाँ पर इतना हो जाएगा, अब x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x और -3। अब इसको हल करेंगे, यानी जो इस तरफ है इसको सबको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए या तो इसको एक कदम और आगे हल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस का 2x कितना हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 3x में x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि इसको जब इस तरफ लाएंगे तो जो चिन्ह रहेगा उल्टा हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है। अब देखिए -x माइनस 2x क्या होता है, माइनस का 3x। अब -2 प्लस 3 कितना होता है, प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इसकी जो अधिकतम घात है क्या है, 1 है, इसलिए क्या ये दो घात बहुपद नहीं है, दो घात बहुपद नहीं है। तो ये इसमें आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, केवल इसका गुणा करके इस तरफ करके इसको चेक कर लेंगे। अब देखिए तीसरी सवाल, देखिए तीसरी सवाल में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है इक्वल टू x प्लस 5। दोनों पक्षों को कुछ दूर हल करेंगे, कुछ दूर तक, फिर उसके बाद हल करने के बाद इसको इस तरफ उठा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 2x स्क्वायर। अब x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x। अब -3 का गुणा करेंगे तो -3 दूना 6x, यहाँ पर -3 इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इसको हल करेंगे, देखिए तो यहाँ पर इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर, x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इस तरफ लाएंगे, ये जो है प्लस वाला इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब जब इस तरह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर है तो इसको घटाएंगे तो क्या, 2x में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए -5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी आई, 2 आई, घात कितनी आई, 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दो घात बहुपद है, दो घात बहुपद है। यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हो। अब चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको हमको दोनों पक्षों को हल करना है। अब क्या बताना है कि ये दो घात बहुपद है कि नहीं है। तो जब इसको हल करेंगे, देखिए ये पास तो हल है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसका क्या, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस का 3ab यानी a इंटू 2, फिर कोष्टक में जो यहीं पर रहता है यानी a माइनस बी। अब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6x x माइनस 2। अब इसको और आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12x, इतना हो गया। अब इसको इस तरफ लाएंगे, एक तरफ करेंगे, इस सबको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये सब इधर आएंगे तो माइनस, यानी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया।
अब 6x² में 4x² घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पर -x है, यहाँ पर 12x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा। अब देखिए 8 1 9 = 0। अब देखिए यहाँ पर इसकी घात कितनी आ गई, घात जो है अधिकतम क्या आ गई 2, इसलिए क्या है ये 2 घात बहुपद है, 2 घात बहुपद है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या बताना है, इसमें जो आप लोगों के पाठ्यक्रम या 10वीं क्लास में जो है वो क्या है कि इसको 2 घात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो दिया गया है इसको 2 घात समीकरण रूप में आपको बनाना है या बताना है। तो इससे पहले जब हम अपने इस क्लास का डेमो दे रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक कमरा है, उसका जो फर्श है उसके वो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, तो उसी टाइप का ये भी है। तो यहाँ पर इसको हल करना है, यानी इसमें केवल आप लोगों को केवल बताना है कि इसको आप 2 घात समीकरण के रूप में दिखा दीजिए बस। तो चलिए सबसे पहले पहली सवाल को हल करते हैं। पहली सवाल हमारी क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x+1 है। क्या हो जाएगा, जो धन क्रमागत धन पूर्णांक यानी एक के बाद एक पूर्णांक क्या होता है, जो यहाँ पर क्या प्लस माइनस और शून्य सहित क्या होता है, जितनी भी संख्या क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, धन पूर्णांक आ गया, तो यहाँ पर x और x+1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद कहा गया धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, दोनों का गुणनफल यानी पहले का और दूसरे का। तो क्या लिखेंगे, x × x+1 कितना है 306 है, किसके बराबर है 306 के बराबर। अगर इन दोनों का गुणनफल कर दिया जाए तो 306 के बराबर हो जा रहा है। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा = 306। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा x² + x, ये 306 है, 306 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 306 = 0। अब देखिए यही हमारा क्या आ गया है, ये हमारा जो आ गया ये 2 घात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। केवल इस क्वेश्चन में आप लोगों को केवल इतना ही कहा गया है कि इसको आप लोग केवल 2 घात समीकरण के रूप में इसको लिख करके हल कीजिए। अब देखिए अब इसके बाद जैसे मान लीजिए पूर्णांक हमको ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहीं से उसको भी समझ लीजिए। तो केवल आपको केवल यही 2 घात समीकरण को हल कर लेना है, या कह सकते हो जो ये बहुपद दिया गया इसका गुणनखंड। तो हम इससे पहले के वीडियो में बहुपद का जो गुणनखंड है उसको निकालने की बहुत ही आसान विधि बताए हुए हैं, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपकी इस क्लास में यानी 2 घात समीकरण में एक चैप्टर यानी ऐसा भी है जिसमें केवल आप लोगों को उसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड जो करना है तो वहाँ से आप लोग वहाँ हमारे पुराने वीडियो को देख करके हल कर सकते हो। अगर उसमें भी आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे देंगे। तो जो सवालें आप लोग बताए रहेंगे कि ये सवाल हमको नहीं आ रही है तो सवाल हम आप लोगों तक लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ जैसे अगर पूर्णांक निकालना होता तो यहाँ पर इसको सीधे 2 घात समीकरण को हल कर लेते, तो वही जो x का मान आता और उसमें 1 जोड़ देते, दोनों संख्याएं मिल जाते यानी दोनों पूर्णांक हमको मिल जाते। अब चलिए देखिए पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर क्या कहा गया, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 साल बाद क्या उनकी जो आयु का गुणनफल है 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इससे पहले अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं, तो वहाँ पर हमने क्या बताया है कि रोहन की जो वर्तमान है उसको मान लीजिए x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दूसरी सवाल, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है, x वर्ष है। अब क्या कहा गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, माँ की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी, यानी कि अगर रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दिया जाए तो क्या वो माँ की आयु के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर x + 26 करिए तो इतने क्या है, उसकी माँ की आयु है। अब क्या कहा गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब देखिए अब क्या कहा गया 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
3 वर्ष पश्चात। अब देखिए इससे पहले के वीडियो में हम वहाँ भी बता चुके हैं कि जो ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया गया है कि क्यों पहले या बाद में क्यों होता है। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात कहा गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु रहेगा उसमें उस 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे, रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, यानी उसके वर्तमान आयु में 3 जुड़ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, माँ की आयु। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माँ की आयु, माँ की आयु, आयु कितनी है, x + 26 में इसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, x + 26 + का 3, यानी वर्ष, यानी कितना हो जाएगा ये, x + 26 3 29 वर्ष, यानी x + 29 वर्ष, यानी 3 वर्ष पश्चात इसमें भी जुड़ जाएगा और इसमें भी। अब क्या कहा गया है, उनकी आयु का गुणनफल क्या है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो फिर वही नियम गुणनफल करें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। तो क्या मिला है हमको, x + 3 मिला है और x + का 29 मिला है। इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है, कितना, 360। अब इसको हल करेंगे, यानी इसका गुणा एक बार इसमें फिर इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये x का गुणा पूरे में करेंगे तो x + 29 और +3 का गुणा किस में करेंगे, x + का 29 इक्वल टू 360। अब क्या हो जाएगा, अब इसी को हल कर लेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। अब प्लस x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29x। अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे क्या, 3x हो जाएगा, और प्लस का 29 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27 की 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, 360 को इस तरफ लाएंगे और इसको और हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x²। अब 29 में 3 जोड़िए, 29 3 कितना हो जाएगा, 32x। अब देखिए 360 में 87 घटा दीजिए, यानी ये क्या आ जाएगा, +87 - 360 इक्वल टू 0। अब जब ये 0 आ गया, 0 के बराबर हो गया, तब इसको हल करेंगे। अब हल करेंगे, देखिए इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये x² + 32x। अब 87 में 360 को गए, यानी 360 में 87 को घटाएंगे, यानी जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो बड़े वाले का चिन्ह लग गया और बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे। 10 में से 7 गए 3। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 8 नहीं हटेगा तो 15, 15 में से 8 गए 8, 7 15 7, यहाँ पर कितना बचा, 2, यानी इतना जो आ गया यही हमारा क्या हो गया, ये दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। अगर जैसे यहाँ पर आयु की बात की जाती सवाल में, तो यहाँ पर सीधे इसका फैक्टर वो मतलब गुणनखंड निकाल करके इसको सीधे हल कर लेते। तो यहाँ पर आप लोगों को जो द्विघात समीकरण है इसकी कॉन्सेप्ट बताई गई, आप लोगों को द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाता है, कैसे हल होता है, और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इबारती प्रश्न जिसको कहा जाता है, तो आयु या संख्याओं से रिलेटेड होते हैं या भिन्न से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग इसकी सहायता से अपने पूरे एक्सरसाइज को हल कर सकेंगे। अब इसके बाद जो कुछ आपके इस चैप्टर में बचा हुआ है वो क्या है, गुणनखंड। तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड में हम आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने पुराने वीडियो में बताएं कि किसी संख्याओं का या किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, और साथ में आप लोगों को जैसे इसके बाद जो बचेगा वो क्या है, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड निकालना। तो पूर्ण वर्ग अगले वीडियो में आप लोगों तक हम पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड लेकर आएंगे। तो आप लोग, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि अगर हम इस तरफ से कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।